पहला मामला है भारतीय तैयारे का। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 महीनों में छठी मर्तबा तैयारा भारत से कराची आया है? भाई हमारी समझ में तो नहीं आता। सिविल एविएशन के तर्जमान का कहना है ये चार्टर्ड तैयारा था, हैदराबाद दक्कन से आया। क्यों आया इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं है। 12 आदमियों को लेकर चला गया, क्यों चला गया। लेकिन फ़र्ज़ की करने की कोशिश करें, इंडियन इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इंडिया ने तो सफारती हमला भी भेज दिया। इस खला को, आलम इस्लाम को तो परवाह नहीं है। मुसलमान हुक्मरान सोए पड़े हैं कि भाई उनसे भी शरात बनवाएं जो ज़रूरी और लाजमी है। अगर पाकिस्तान की अवाम में जागते हुए जंग न लड़ी तो हम हमेशा के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे। हम उन्हीं के असर रसूख पे चले जाएंगे। हम एक खुद मुख्तार इदारा या मुल्क नहीं रह पाए हो चुके हैं। ये कितना अरसा ये चलेंगी चीजें, ये हमारे अदारों को सोचना होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ नॉट द पाकिस्तान कैनॉट अफोर्ड। अब पाकिस्तान में तो अगर आमतौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कामयाब खारजा पॉलिसी की तस्वीरें लगाए तो अब तक तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन ये अपनी अवाम को बता रहे थे, अपने जलसे में डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस लगा के ये बताते हैं कि भाई कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी है, देखो वो दुनिया को किस। भारत के यात्री विमानों का अचानक पाकिस्तान पहुंचने से पाकिस्तान में दहशत व्याप्त हो गया है। पाकिस्तान को यह लगता है कि यह भी भारत की कोई एक नई चाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। आखिर इन दोनों घटनाओं में क्या कोई सामंजस्य है? आइए सुनते हैं। पहला मामला है भारतीय तैयारे का। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 महीनों में छठी मर्तबा तैयारा भारत से कराची आया है? भाई हमारी समझ में तो नहीं आता। सिविल एविएशन के तर्जमान का कहना है ये चार्टर्ड तैयारा था, हैदराबाद दक्कन से आया। क्यों आया इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं है। 12 आदमियों को लेकर चला गया, क्यों चला गया। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए इसको हम दुरुस्त भी मान लेते हैं कि चार्टर्ड तैयारा था, पहले से इजाज़त थी। बाज़ औक़ात आते भी हैं तैयारे, लेकिन वो 4-5 तैयारे क्यों उतरे, वो अचानक इतने तैयारे कैसे ख़राब हो गए, ये मुस्तक़बिल ही बताएगा। तारीख़ अपने सीने में कोई राज छुपा कर तो नहीं रखती। सही है, ठीक है। एक ये तासुर दिया जा रहा है जो सिविल एविएशन दे रही है अरुण साहब, वो ये कह रहे हैं आप इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकते, ठीक है। और इसकी बिल्कुल इसकी वजाहत होनी चाहिए। पूरी तरह इस मामले को शफाफ होना चाहिए, आला तरीन सतह पर बताया जाना चाहिए। सिविल एविएशन के तर्जमान की बात सही भी हो तो लेकिन तासुर ख़राब रहेगा। मुमकिन है दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन वो लोग एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हालात ऐसे, सूरत हाल ऐसी है। अब पाकिस्तान में तो अगर आमतौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कामयाब खारजा पॉलिसी की तस्वीरें लगाए तो अब तक तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन ये अपनी अवाम को बता रहे थे, अपने जलसे में डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस लगा के ये बताते हैं कि भाई कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी है, देखो वो दुनिया को किस तरह जवाब देते हैं। तार साहब इसकी क्या वजूहात हैं? इमरान खान साहब यकदम ऑपोजिशन में जाते ही इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफें क्यों करना शुरू हो गए? चीमा साहब, इससे 3-4 किस्म के इशारे मिलते हैं। एक तो ये इशारा मिलता है कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात एक। हालांकि दूसरी साइड पे मिन्नते तरले भी उनसे किए जा रहे हैं, और एक तो इशारा ये निकलता है। दूसरा इसमें से इशारा ये निकलता है कि डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और दूसरा, खान साहब जो इसमें से जो निकल रहा है, तीसरी बात कि खान साहब जो है वो समझते हैं कि भारत इस रीजन में, और उनकी तारीफें करके शायद अमेरिका के नजदीक जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की लॉबी भी हायर कर चुके हैं। वो समझते हैं कि भारत इज अ बेटर एलाय विद द अमेरिकन लॉबी। तो इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं खान साहब अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे लॉबी फर्म हायर कर चुके हैं वो। तो इसमें से कई इशारे निकलते हैं। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खास साहब भूल जाते हैं, जो बहुत टेक्निकल बात है।
आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। कहता है कि अगर आपने इस हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे तो हम खुदा न खास्ता अमेरिका या हिंदुस्तान की कॉलोनी बन जाएंगे। और ना कोई किसी की सुने, ना कोई किसी की माने, हर तरफ अफरा तफरी का आलम हो और इदारे की जड़ें खोखली हो जाएं और साथ में मुल्क भी जाए, क्योंकि दुश्मन तो फौज के कमजोर होने की ताक में है। पाकिस्तान की अवाम में जागते हुए जंग न लड़ी तो हम हमेशा के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे। हम उन्हीं के असर रसूख पे चले जाएंगे। हम एक खुद मुख्तार इदारा या मुल्क नहीं रह पाए। एडवाइजर मोईद यूसुफ और हर एक ने आपको बताया है कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर आजाद नहीं हो सकता, आजाद फॉरेन पॉलिसी इज इम्पॉसिबल टू अचीव। लेकिन आप मुसलसल कौम को गलत इशारे देते हैं। एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान, बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लाबी फर्म हर कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडन से थोड़े ही छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज, 17 बतरिया कहते ना, तो पता है ना 17 बतरिया, कोई उसको 70 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खान साहब कहते हैं कि कब्र में जाके फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ख नजर आना शुरू हो जाती। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था। उस हाथियों के दरमियान आप पता नहीं आपकी सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि हाथी इस वक्त बिल्कुल जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। आप अगर देखें साउथ इंडियन सी में और ताइवान के आसपास जो क्या हो रहा है और आपके इरादे क्या हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो ये सारे हाथी जब लड़ेंगे तो आप कहां होंगे, आपको भी सोचना पड़ेगा ये, क्योंकि आज हालात वो नहीं है। और मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब का तजाद कहां से आ रहा है। खासकर खान साहब के जो कल इन्होंने कहा जयशंकर साहब के साथ तो चलता है, ये टीटीपी की वजह से ना, कि जी वो हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। भाई आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं कल नहीं तो परसों। जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया और अब भी ऐसा करने पर तुले हुए हैं, इसी तरह दाइश को दुनिया कैसे कबूल कर सकती है? चीनी, ईरानी, रूसी कोई भी नहीं कर सकता। अमेरिकी उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने तो सफारती हमला भी भेज दिया। इस खला को, आलम इस्लाम को तो परवाह नहीं है। मुसलमान हुक्मरान सोए पड़े हैं कि भाई उनसे भी शरात बनवाएं जो ज़रूरी और लाजमी हैं, जो खुद उनके मफाद में है, दुनिया को भी कायल करें। तो कुछ उन्हें लचक पैदा करनी होगी, कुछ आलम इस्लाम को उनकी मदद करनी चाहिए, कोई वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए, दूसरे मुल्कों से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से बात करनी चाहिए। अगर यही सूरत हाल रहेगी तो पूरा खित्ता गैर भारत के यात्री विमानों का लगातार पाकिस्तान में लैंडिंग करने से पाकिस्तान में कयासों का बाजार गर्म है। तरह तरह के अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अफवाहों के बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं। भारत के विमानन मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि इन विमानों में तकनीकी खराबी थी, जिस कारण पाकिस्तान में उन विमानों को लैंड कराना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है। जितने देर में पाकिस्तान में उन विमानों को लैंड कराया जाता, उतने समय में वे विमान भारत में भी लैंड कर सकते थे। इस संबंध में जो कयासों के बाजार के गर्म के बीच 3 कयासें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई हैं। पहला कयास यह है कि जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके मुख्य हैं शहबाज शरीफ और दूसरे हैं आसिफ अली जरदारी। इन दोनों की पार्टियों ने मिलकर वहां पर अभी केंद्र में सरकार पर काबिज हैं। दोनों के साथ जो नवाज शरीफ हैं वह शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं और नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ की पोती की शादी में प्रोटोकॉल को दरकिनार करके पाकिस्तान पहुँचे थे और नवाज शरीफ भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली बार शपथ लिया था तो उसमें विशेष अतिथि के रूप में भारत में मौजूद थे। नवाज शरीफ का भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी अच्छे संबंध रहे हैं और वे भारत पाकिस्तान रिश्तों के सुधार करने के हामी रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के पार्टी फंड या इनके व्यक्तिगत काली कमाई का पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए यह विमान वहां गए थे। दूसरा कयास यह है कि यह तो सत्ता पक्ष की बात हुई। विपक्षी जो पार्टी अभी है, इमरान खान जो वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं,
वे चाहते हैं कि उनका अमेरिका से संबंध अच्छे हों और वे इसीलिए भारत के विदेश मंत्री भारत की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं ताकि भारत मददगार हो कि उनके संबंध अमेरिका से अच्छे हो जाएं। और आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका और पाकिस्तानी सेना के संबंध अच्छे हैं, अब भी बने हुए हैं। और अमेरिका के इशारे पर, जैसा कि इमरान खान का अनुमान है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तानी सेना ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया, इसलिए अब वे चाहते हैं कि अमेरिका से संबंध अच्छे हों और अमेरिका पाकिस्तानी सेना को इशारा करे और पाकिस्तानी सेना फिर से इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए रास्ता सुगम करे। तीसरा अफवाह यह है कि भारतीय विमान वहां पर अपने मिशन के लिए आए। तकनीकी खराबी का तो केवल बहाना बनाया गया कि पाकिस्तान में छिपे स्लीपर सेल, चाहे वह टीटीपी हो या फिर बीएलए हो, उन लोगों को पैसा दिया गया, उनसे संपर्क साधा गया। सही क्या है, गलत क्या है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। या हो सकता है कि इन तीनों से अलग कोई भारत की नई कूटनीतिक चाल हो, लेकिन भारत के इस विमानों के लैंडिंग करने से भले चाल न हो, पाकिस्तान में दहशत व्याप्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान डर से खामोशी अख्तियार किए हुए है और दुश्मन के दिल में दर्द या डर का होना यह भी एक बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।